नमस्कार सभी को। मैं ऋतु मुंजाल आप सभी के बीच में आज लाइव दोबारा आई हूँ। और आप सब जानती हैं कि मैं क्यों लाइव आई हूँ, क्योंकि हमारी बातचीत जो चल रही थी अभी काफ़ी दिनों से डीटीसी के पेंशन के मुद्दे को लेकर उसमें जितनी भी जद्दोजहद हम कर रहे थे या जो संघर्ष कर रहे थे उसके नतीजे को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहले बता दूं, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप लोग जानती हैं मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ। अभी मेरा छत्तीसगढ़ में हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम था और साथ में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मीटिंग भी थी। लेकिन आपने बीच में देखा ही कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भ्रष्टाचार के घेरे में आ गए हैं। वो लोग हमसे मिल नहीं पा रहे हैं या मिलने का समय देकर भी गायब हो रहे हैं। ऑफिस में कोई मिल नहीं रहा है। कुछ कर्मचारी जिनको मैंने डीटीसी विभाग में भेजा था और चीफ मिनिस्टर के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के ऑफिस में 6 तारीख को मिलने के लिए बोला था और ख़ुद भी पहुंचना था। अब ना वो मिले और वो कर्मचारी भटकते हुए परेशान होते हुए रह गए। और एक जानकारी और जो मुझे एक लेटर आया है फाइनल अपीलेंट अथॉरिटी FAA से, यानी कि संजय सक्सेना जी के ऑफिस से, जिसमें उन्होंने हमारी जो 27/10/2023 को मीटिंग थी जिसमें हमने पेंशन के मुद्दे को लेकर उनसे डिस्कशन किया और साथ में जो जितनी भी RTIs हमने लगाई थी उनके RTIs के जो गलत और झूठे जवाब DTC ने दिए हुए थे, जिसमें कुछ कर्मचारियों के नाम और उनकी डिटेल उनके रिकॉर्ड से गायब कर दिए थे और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे कर्मचारियों को गायब कर रखा था और हमें ये कहा गया कि जितने भी ऑप्टेड कर्मचारी हैं उनको हम पेंशन दे रहे हैं और जो नॉन ऑप्टेड हैं उनमें से भी जितने कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए हैं और जो सर्कुलर के हिसाब से फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको भी हम पेंशन दे रहे हैं। और ये भी कहा कि जो 2-3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है उसके ऊपर भी कंसिडरेशन चल रहा है, पर उसमें समस्या ये है कि इनके पास फंड की कमी है, पैसे है ही नहीं, कहाँ से देंगे। तो इसी के चलते मैंने समाधान के तौर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मीटिंग के लिए आग्रह किया था और आप सभी कर्मचारियों से भी निवेदन किया था कि आप लोग पहुँचें। पर वो हालात ऐसे ख़राब हैं कि बुज़ुर्ग हो चुके हैं ये रिटायर्ड कर्मचारी, इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है डिपार्टमेंट और न ही सरकार। परंतु मुझे लगता है जहाँ तक कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर कोई ना कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये आपने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि जो भी EPS वाली पेंशन ले रहे हैं या जिनको हमने हायर पेंशन के लिए एज़ पर दी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहा है, जो 2014 तक के रिटायरमेंट वाले कर्मचारी हैं उनको हायर पेंशन के लिए फॉर्म भर देना है और जवाब अपना लिख कर देना है, अपनी डिटेल सारी जमा करानी है और बहुत सारे कर्मचारियों ने कराई भी। परंतु आपको ये भी पता है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं वहाँ, जो कि हायर पेंशन के इच्छुक थे और अपनी पेंशन बढ़ोतरी चाह रहे थे, उनके भी अभी तक काम रुके हुए हैं और उनकी पेंशन भी उनके खाते में नहीं आई है। तो मेन हमारा जो इस वीडियो में लाइव आने का और आप लोगों से जुड़ने का जो मकसद है और वो ये है कि उस सच्चाई को बाहर लाना है और भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारी अधिकारी जो हैं उनकी वजह से जो आज देश को इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, या देश की जनता को जो कि रिटायर्ड बुज़ुर्ग कर्मचारी जो इतने साल अपनी ज़िंदगी का इतना समय इन्होंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दे दिया और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। थोड़े बहुत एक आधे कर्मचारी को अगर आपने पेंशन दे भी दी है तो उनकी 4-4 महीने की आपने फिर रोक ली है, 3-3 महीने की रोक ली है। तो मैं आज की डेट में जो फंड नहीं आ रहा उस पर चर्चा करूँगी और समझाऊँगी और बताऊँगी कि कैसे पैसे का मैनेजमेंट की करे ये सरकार। अगर इनके पास तरीके नहीं है तो
अदरवाइज़ एक वकील होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इस बात को मैं न्यायालय तक लेके जाऊं, मैं इस बात को डिपार्टमेंट्स तक लेके जाऊं अपने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, और अपने जितने भी कर्मचारी मेरे पास परेशानी या दुखी आते हैं, या जिनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, या जिनकी पेंशन हो सकती है और किसी भ्रष्टाचार और धांधली के चलते नहीं हुई है, तो मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाऊँ। अब इस कानूनी कार्रवाई की जहाँ तक बात है, मैंने जितनी भी सिविल प्रोसीडिंग्स हैं उनको करके देखा है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएटिव लेने के लिए जो है हर अधिकारी को बाध्य होने के लिए हम नहीं कह सकते। कारण यही है कि जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, या मैं बात करूं करप्शन एक्ट की और भ्रष्टाचार की, तो उसमें सीधे भ्रष्टाचारियों को अरेस्ट ही नहीं किया जाता, उसके लिए भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। सेंटर का अधिकारी है तो आपको सेंटर से परमिशन लेनी है, चाहे वो राजनेता हो सेंटर का या स्टेट का। तो ये जो वैसे तो भ्रष्टाचार की मुहिम चला देना और ये कह देना कि इन भ्रष्टाचारियों को अरेस्ट किया जाएगा, जो रिश्वत लेते हुए पाया जाएगा हम उसे जेल में डाल देंगे और बंद कर देंगे, पर ये कहने से नहीं होता, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। और इसके लिए भी आपको हमारे साथ एकजुट होना होगा, ये बहुत बड़ी ताकत के साथ हमें आगे आकर बताना होगा कि हम भ्रष्टाचार को नहीं करने देंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी सीट पर नहीं बैठने देंगे, उनकी कंप्लेंट्स बना के हमें देनी ही होगी। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अपने साथ बीता हुआ दे देती हूँ, जो कि डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए मैं फाइनल एंड अपीलेंट अथॉरिटी संजय सक्सेना जी, जो खुद एक पेंशन कमिश्नर है, उनके पास पहुँची थी। उनसे पर्सनली मीटिंग के लिए उन्होंने खुद बोला था 3 बजे पहुँचने के लिए, हमें हमारे लेटर का जवाब देने के लिए। जितनी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर हमने RTIs लगाई थी, उनके जो उल्टे सीधे जवाब मेरे पास आए थे, उस पे कॉग्निजेंस लेने के लिए या उसका समाधान ढूंढने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो पहले वहाँ परेशान किया गया, उन बुजुर्ग कर्मचारियों के साथ हमें अंदर आने में दिक्कत हो रही थी। चलिए वो भी सारी बात छोड़ देते हैं। जब पेंशन कमिश्नर ने टाइम दे दिया, हम मिले बैठे, हमने कम से कम 1-1.25 घंटा सारी डिस्कशन करी, बात करी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आप 10-10 कर्मचारियों को हमारे पास भेज दीजिए, हम जो कर्मचारी ऑप्टेड फॉर्म में हैं और आपको लगता है कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है, या नॉन ऑप्टेड है, उनके पास ऑर्डर्स हैं और उनके पास वैलिड जस्टिफाइड रीज़न है, तो हम उनको पेंशन दे देंगे। तो मैंने 27 के बाद 28 को 10 कर्मचारियों की जगह 15 को भेजा था। उनमें एक बुज़ुर्ग महिला भी थी जिनको बहुत बुरी तरह से चोट लगी और वो गिर पड़ी सीढ़ियों से। और ये जितने भी कर्मचारी थे वो सारे 60 नहीं, अभी तो 70 साल से ऊपर चल रहे हैं, और सबकी हालात इतनी ज़्यादा ख़राब है और वो लोग ढंग से अपने बात को कह भी नहीं पाते, लेकिन उनको इधर से उधर भटकाया गया। संजय सक्सेना जी अपनी बात से मुकर गए। अब उनकी ये भ्रष्टाचार के चलते मुकरे हैं, या दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है इसलिए मुकरे हैं, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं इसलिए मुकरे हैं, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो जो गंध आ रही है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की आ रही है, क्योंकि इनको अपनी नौकरी दिखाई देती है, अपनी सीट दिखाई देती है। जैसे केजरीवाल साहब को अपना मुख्यमंत्री का पद दिखाई देता है, और अपने ऊपर अगर ईडी की बात आती तो फट से मीडिया में आके बयानबाजी हो जाती है, अपने आप को सफाई देने के लिए वो आगे आ जाते हैं। लेकिन जब हम पेंशन की बात करते हैं, मुझे खुद केजरीवाल साहब ने 150 से 200 डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच में, गवाह है वो मेरे सामने, कहा था कि मैं पेंशन दूंगा इन डीटीसी कर्मचारियों को, और आप वोट तो बीजेपी को दोगे। तो ये जो इस तरह की राजनीति है, मैं इस राजनीति का कोई हिस्सा नहीं हूँ, ना बनना चाहती हूँ, ना मेरा कोई मकसद है। मकसद सिर्फ है डीटीसी के उन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन हो जाए, और जिनको धोखाधड़ी के चलते इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, और भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्ट राजनीति के चलते इस तरह के हालातों से गुजरना पड़ रहा है। और आज जो है तारीख है 7, क्योंकि 5, 6, 7 तारीख है आज, और 7 नवंबर 2023। हाँ जी। तो अभी मैंने ना तो किसी अधिकारी से भी बात की है, ना किसी नेता से कोई बात ऐसी करी है जिसके लिए मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप लोग की पेंशन कब तक आ जाएगी और कितने दिन लगेंगे।
होने को तो वो काम 10 मिनट का भी नहीं है। जब ऑटो चालकों के अकाउंट में विद इन अ डे और 24 आवर्स 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर सकती है दिल्ली सरकार, तो इन डीटीसी कर्मचारियों को जो जितने साल की इनकी सर्विस है उस हिसाब से पेंशन देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। विद इन अ डे और 2 भी आ सकती है पेंशन आपकी। मैं भी ऐसा नहीं कहूँगी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये 2 जो पेंशन है, एक ईपीएफ की पेंशन है और एक डीटीसी की अपनी पेंशन है, और इस पर अभी बहस चल रही है या फाइनल डिसीजन आना है। कुछ कमेटी बनाई गई है, उनके अधिकारियों के नाम भी मैं आपको बता दूंगी, वरना मैं सर्कुलर की कॉपी शेयर कर दूंगी, आप उन अधिकारियों के नाम पढ़ सकते हैं। और ये जो कार्रवाई है वो चल रही है, उनको होने दीजिए, और जैसे ही मेरे पास कोई रिज़ल्ट आता है, कोई बातचीत होती है, तो इमीडिएट मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं फिर आपको बता दूं कि आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल, जितने कर्मचारियों की लिस्ट मैंने शेयर की है वो, उसके साथ साथ जो जिनकी फ़ाइल मेरे पास कंप्लीट हैं, जिन्होंने अपनी सारी डिटेल मुझे जमा कराई हुई है, उनकी स्पेशली मैंने एक अलग से फ़ाइल बना के कंप्लीट करके विद डॉक्यूमेंट्स मंत्रालय में भी भेज रखी है, डीटीसी विभाग में, डीटीसी चेयरमैन को, पेंशन कमिश्नर डीटीसी को, और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को, तथा एलजी साहब को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी। चाहो तो रातों रात भी आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, आपकी पेंशन आ सकती है, और पेंशन आपके जीने का अधिकार है जो कि आपको मिलकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार कह चुका है, और मैं भी आप सबको बार बार कह चुकी हूँ, और अगर आप इस बात को इस तरह से ही समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस बात को इस तरह से समझेंगे कि इसमें मेरा कोई भला है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं सिर्फ एक लड़की होने के नाते, एक बड़ी बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते माँ बाप की सेवा करना चाहती थी, और क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, मैंने सेवा की। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी है। आप मेरे घर आइए, आपको पता चल जाएगा कि कैसा मेरा नेचर है, क्या व्यवहार है। मुझे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी, मेरा अपना कोई उसमें मेरे फादर नहीं थे, मेरा कोई भाई या रिश्तेदार नहीं है। ये कर्मचारी वो बुज़ुर्ग जो मुझे मिले, मुझे दिखे, उनकी मदद करने का मैंने ठाना, और मैंने अपने दिल से सेवा की है, और सारी ज़िंदगी करूँगी। जितनी हो सकेगी उतनी तो ज़रूर करूँगी, और उन बच्चों को भी ये समझाऊँगी कि आप अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की, अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें, आपको उससे फ़ायदा होगा बेटा, नुकसान कभी नहीं होगा। इनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। और मैंने जो डीटीसी का मुद्दा उठाया है, या कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी मैंने दरख्वास्त लगाई हैं, और कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पेंशन मिल भी रही है, जिनकी हमारे देखते देखते आ भी गई है अकाउंट्स में, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, किसी को कैट ने रिलीफ दिया है, किसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है। मैंने टाइम टू टाइम विद जजमेंट्स, विद न्यूज़पेपर कटिंग्स आपको इससे भी अवगत कराया है। और मैंने आपको बीच में ये भी बताया था कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी मैंने कहा था, तो उसकी भी वो अभी धीरे धीरे सबकी पेंशन आ रही है। जिनकी 1-1 महीने की आ गई थी पेंशन, उनकी अब 2-2 महीने की, 3-3 महीने की अब जो रुकी हुई थी वो भी अब आ रही है। इसी हफ्ते मुझे क्लियर है कि आप लोगों की पेंशन कम से कम आ जाएगी। इतना फंड तो है सरकार के पास कि जो कमिटमेंट कर रखी है उनको तो पैसे दे दे, और जिनको पहले ही धक्का मार के निकाल रखा है, ज़बरदस्ती पैसा दे के निकाल रखा है, या भ्रष्टाचार के चलते निकाला, या डीटीसी बिकने की कगार पे थी तो निकाला, या फिर एलआईसी से टाई अप नहीं हुआ, या भ्रष्ट अधिकारी पैसा खा गए तो निकाला, या आज की डेट में जिन मार्शल्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं वो, उसके लिए जो फंड चाहिए, जो पैसा चाहिए, उसके लिए जो फाइनेंस कमेटी है उस पर चर्चा जल्दी से जल्दी फिनिश करके इनको पेंशन दे देगी सरकार, और देनी पड़ेगी, मजबूरी है इनकी। नहीं देंगे तो मैंने आपको फिर बता दिया। आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है, या मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, ये इसलिए आई हूँ कि मैं अब भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होने जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। आज तक मेरे को रिश्वत लेना, रिश्वत देना गलत लगता था, है और रहेगा। करप्शन एक्ट के हिसाब से चाहे मुझे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़े इन अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि मेरे पास अब पुख्ता सबूत इकट्ठे हो गए हैं कैसे इन्होंने डीटीसी कर्मचारियों को जिंदा को मुर्दा कर रखा है, या गलत गलत तरीके से गलत ऑर्डर पास करके, गलत गलत सर्कुलर पास करके इन्होंने इनको गुमराह किया है, और पेंशन इनके खातों में पहुंचने नहीं दी, और धोखाधड़ी की इनके साथ। अब इतने सबूत मेरे पास है, मैं इनके खिलाफ जाऊंगी, चाहे सेंटर से परमिशन लूँ, चाहे स्टेट से परमिशन लूँ, चाहे किसी को रिप्रेजेंटेशन लिखूँ। मैंने इनका अधिकारियों को बहुत मौका दे दिया,
इन कर्मचारियों की पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर जो मैं इतना जद्दोजहद की, मैंने कोर्ट में भी जो भी जितना मौके देने थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी दिए। उन्होंने जिस हिसाब से इसको आगे एक के ऊपर कंधे की बंदूक दूसरे के कंधे पे रखी है, उससे भी मुझे कोई परहेज़ नहीं है। वहाँ पे भी अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है तो वो दंड का अधिकारी है, उसे सज़ा मिलेगी। तो आप लोग साथ जुड़िए, एकता के सूत्र में बंधिए, मेरे साथ एसोसिएट होइए, टीम बनाइए, टीम वर्क ही काम करेगा। ना किसी से एक रिश्वत का पैसा लीजिए, ना किसी को दीजिए। और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो आप इमीडिएट भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें कि करप्शन एक्ट है, जिसमें कि क्लियर कहा गया है कि आप ना तो रिश्वत लेंगे ना देंगे, अगर लेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, 5 साल की सज़ा भी है। और जितनी प्रॉपर्टी, जितने पैसे की आप घपला करते हैं, गड़बड़ करते हैं, रिश्वत लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उतने पैसे का कई 2 गुना अमाउंट, 3 गुना अमाउंट, कितना अमाउंट कोर्ट डिसाइड करेगी वो आपको देना पड़ेगा, वापस जमा कराना पड़ेगा कोर्ट में भी। तो इसलिए सुधर जाइए। उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए पेंशन टाइम से दे दीजिए। इनकी कैशलेस सुविधाएं कोर्ट से होने जा रही हैं, वो भी आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगी। और यहाँ तक एरियर की बात है, अब फंड ही नहीं है, पैसे की दिक्कत चल रही है। और उसके लिए मैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बोलूँगी जल्दी से जल्दी इतना फ़ंड अरेंज कर लीजिए। जब आप रातों रात अपने इलेक्शन पे इतना पैसा लगा सकते हैं, इतनी होर्डिंग्स बना सकते हैं, इतने बैनर पोस्टर बना सकते हैं, इतनी मीडिया को अपने साथ लेके चल सकते हैं। हमारे साथ तो एक भी मीडिया चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि रिश्वत इतनी ज़्यादा दे रखी है। हर छोटा चैनल बड़ी मुश्किल से जो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं, वो 1-2 चैनल हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज तो सब करप्ट है। सबको पैसे चाहिए, सबको, किसी को दिखाई नहीं देता दर्द। आप दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, कितनी हवा जहरीली है, आपको ये दिखाई देता है। कितने घरों में रोटी नहीं है और किन वजहों से नहीं है, ये आपको दिखाई नहीं देता। आपको ये समझना होगा कि जितना भी काम हम कर रहे हैं, हम जीते जी उस इंसान के लिए कर रहे हैं जो कि हमारी धरोहर है। इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते नर सेवा को नारायण सेवा मानिए, देश की सेवा करिए, देश के जनता की सेवा करिए, उनकी मजबूरी में उनका साथ दीजिए। अगर उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होगी तो कैसे आप अपने वोट बैंक को बना लेंगे, या कैसे आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, या फिर आप कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए उतरे थे। बच्चों से मेरी वीडियो मैं जब भी इसको लाइव शेयर करना चाहती हूँ, मेरे पास मैसेज आता है ये बच्चों के लिए है या नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको करूँगी बच्चों के लिए। बच्चों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। बच्चों को घर में रह रहे हैं, बुज़ुर्गों की सेवा करें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने जिम्मेदारी को निभाएं। धीरे धीरे अपने काम खुद करना सीखें। और वो जो नहीं कर सकते, जो बड़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका काम आप करके दें। और आप लोगों के जो सवाल हैं या जो आपकी बातचीत आप मुझसे करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी विषय को लेकर, चाहे वो विषय पेंशन का हो या बच्चों की स्टडी के लिए हो, तो आप मुझे, मेरा नंबर व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। अब ये कर्मचारी की कॉल भी है और बीच में मेरे सीनियर काउंसिल भी मेरे साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं इस मुहिम में। मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। उनका नाम है श्री PK जैन साहब और वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल। प्लीज़ वेलकम हिम। सर प्लीज़ आइए इधर, लाइव चल रही है मैं यूट्यूब पे। No, that's fine. मतलब what is being recorded? अपनी बात रख रहे हैं हम DTC के कर्मचारियों को लेकर, और बाकी आप कुछ कहना चाहें तो लाइव चल रहा है। नहीं, DTC कर्मचारी जो है, when they have already retired, when they are in the evening of their life, the courts, the government should take a very soft and considerate view. Okay, and they should at least be able to die peacefully if they are given the proper pension, which is their right. That's all I would like to say. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।